नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी 67 पीटी के लिए पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में देखिए एक टॉपिक कवर कर लिया आज। इसके अलावा जो भी विषय बनते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, सभी से प्रत्येक दिन हम लोग एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके अलावा देखिए मेंस की वीडियो जो है लगातार आ रही है। अभी तक हम लोगों ने 1857 को पूरी तरह से 5 टॉपिक में कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था असहयोग आंदोलन एवं बिहार में उसकी भूमिका। तो चलिए से शुरू करते हैं। कहता है कि ब्रह्मांड अंग्रेजी शब्द कॉस्मोस का पर्याय है जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। ठीक है, तो कॉस्मोस का क्या अर्थ व्यवस्था है, क्या अर्थ होता है सुव्यवस्था। टॉलमी ने 140 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन प्रारंभ किया। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन जो किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था टॉलमी ने, और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं सूर्य तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। तो देखिए ये जो जियोसेंट्रिक मतलब होता है, इसने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह जो इसकी जो है परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये बताया था टॉलमी ने। लेकिन आगे कहता है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत एक उप परमाणविक कण से लेकर आकाशगंगा और आकाशगंगा समूह जैसे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। ये किस में सम्मिलित होते हैं? ब्रह्मांड में। अर्थात ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित होते हैं। देखिए इसमें से कुछ भी पूछने वाला लायक नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य एवं सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ये किसने कहा था? तो ध्यान रखना, ये टॉलमी ने कहा था, और टॉलमी ने ही पहली बार जो है नियमित अध्ययन प्रारंभ किया। 2 पॉइंट वहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे देखते हैं। कहता है कि कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा गया है। तो देखिए टॉलमी ने कहा था कि अर्थ जो है सेंटर में है और चारों जो है सन या और भी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस बात को जो है खारिज कर दिया कोपरनिकस ने। इसने कहा कि सन जो है ये बीच में है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। कहता है गैलीलियो ने 1605 में दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष पिंडों का अध्ययन कर कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की। अर्थात टॉलमी ने जो कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है, उस बात को जो है कोपरनिकस ने बदल दिया था कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। इसको सत्यापित कर दिया था किसने? गैलीलियो ने 1605 में। आगे कहता है हमें दिखाई देने वाला ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। आगे कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रमुख संकल्पनाएं प्रचलित है। देखते हैं ये क्या है। कहता है सामान्य स्थिति सिद्धांत। इसके प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटियर थे। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न बन सकता है कि सामान्य स्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखना है जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, इससे पहले 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोगों ने देखा था, उसे जरूर ध्यान में रखें। चौथा पॉइंट आपका ये निकल गया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कहता है महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत। तो देखिए यह सिद्धांत अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से प्रभावित होकर दिया। इसके अंतर्गत 2 भिन्न प्रकार के सिद्धांत समाहित हैं। नेक्स्ट है निरंतर सृष्टि का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हमेन वांडी ने किया था। अगला है संकुचन प्रसरण। इसके प्रतिपादक डॉक्टर एलन सैंडेज हैं। यह ब्रह्मांड के विकास का सबसे नवीनतम सिद्धांत है। तो देखिए ये 2 सिद्धांत को आप ध्यान में रख सकते हैं, पर अभी तक ये शायद पूछा नहीं गया है, लेकिन ये जॉर्ज लेमेंटियर वाला वो पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखते हैं आकाशगंगा के बारे में। कहता है कि आकाशगंगा अनगिनत तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 मिलियन आकाशगंगा स्थित हैं और एक आकाशगंगा में लगभग 1 लाख मिलियन तारे स्थित हैं। हमारा सौरमंडल
जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। यह जो है सर्पिलाकार है। इसमें रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह की एक दूधिया पट्टी सी दृष्टिगत होती है, जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इस तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो आकाशगंगा। फिर कहता है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का भाग है, तो मंदाकिनी का है। इसका आकार अगर आपसे पूछ ले तो यह सर्पिला है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है ये कौन सा है, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, ड्वार्फ मंदाकिनी। और ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है, तो ड्वार्फ मंदाकिनी। या आपसे सवाल पूछ ले कि आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल तारों का समूह का क्या है नाम, तो देखिए ओरियन नेबुला। आगे देखते हैं, आगे कहता है देखिए सूर्य लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 22.5 वर्ष में मंदाकिनी के नाभिक की परिक्रमा पूरा करता है। इस अवधि को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, तारा प्रकाशवान तथा प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है तथा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रक्रिया में वृहद ताप एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि तारों का जो एनर्जी का स्रोत है या सूर्य की एनर्जी का स्रोत वो नाभिकीय संलयन है, और इसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाता है। आगे कहता है निहारिका, देखते हैं ये क्या है। निहारिका ये अत्यधिक प्रकाशवान आकाशीय पिंड हैं जो गैस एवं धूलकणों से निर्मित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, निहारिका किससे निर्मित होते हैं, गैस एवं धूलकण से। इसकी अपनी चमक नहीं होती, किंतु ये समीपवर्ती तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका एंड्रोमेडा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि सबसे नज़दीक का निकटतम निहारिका कौन सा है, एंड्रोमेडा। और सबसे हल्की अगर पूछे तो ये है ओरियंस स्वार्ड। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बन सकता है एग्जाम में, काफ़ी अच्छा फैक्ट बन सकता है तो और टफ भी बन सकता है। आगे देखिए, उल्का एवं उल्का पिंड कहता है कि जो पिंड आकार में छोटे होते हैं तथा घर्षण के कारण जो है जलकर मार्ग में नष्ट हो जाते हैं, उन्हें उल्का कहा जाता है। जो पिंड आकार में बड़ा हो तथा जलकर पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता, उसका कुछ अंश पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। मतलब जो जल के ख़त्म हो गया वो उल्का, और जो पूरी तरह से नहीं जल पाया उसका अवशेष पृथ्वी पर आ गया उसे उल्का पिंड कहते हैं। इस पिंड में जो है लोहा तथा निकेल मुख्य रूप से मिलते हैं। अब देखिए, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि उल्का पिंड में मुख्य रूप से पाए जाने वाली धातु है लोहा, निकेल, तांबा, अल्मुनियम, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखना है, लोहा तथा निकेल इसमें मिलता है उल्का पिंड में। ये उल्का या उल्का पिंड क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल के कण होते हैं। आगे कहता है कि पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड होबा वेस्ट है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया सवाल, होबा वेस्ट। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट में कि उल्का पिंड के गिरने से भारत में किस महत्वपूर्ण झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये एक प्रश्न है, इसका आंसर लिखें। तो अभी तक हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन, मतलब 10 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन लोगों को उसको कवर कर लिया है इतने में। आगे देखते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित छोटे छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो ध्यान रखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में है। 11वां यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे आप स्टार लगाते जाइए या इसको हाईलाइट कर लीजिएगा या पॉइंट लिख लीजिएगा। कहता है इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसकी संख्या लगभग 4500 है। ये सभी क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों में सीरिस सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक बड़ा है। फिर एक आपको पॉइंट मिल गया, 12वां नंबर क्या है, सीरिस सर्वाधिक चमकीला और सर्वाधिक बड़ा है। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। 13, देखिए अगर आपसे सवाल पूछ ले कि एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो फोरवेस्टा।
नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है प्लूटॉइड। जून 2008 में ओस्लो में संपन्न खगोल शास्त्रियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बैठक में क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटोइड बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार वरुण के बाद या उससे दूर कोई भी गोलाकार वस्तु होगी जिसमें गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ न्यूनतम निर्धारित चमक होगी, उसे प्लूटॉइड कहा जाएगा। इसमें प्लूटो एवं एरियस को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना है प्लूटो एवं एरियस किस में शामिल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बात यह भी ध्यान में रखना है कि सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ओस्लो में 2008 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहता है क्वार्ट्ज के बारे में, ये अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड हैं। आकार में आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद क्वार्ट्ज उससे अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है पुच्छल तारा या धूमकेतु। आगे देखिए क्या कहता है कि पुच्छल तारे अंतरिक्ष में भ्रमणशील प्रकाशवान खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। इसमें एक ठोस पिंड तथा उससे लगी लंबी पूंछ होती है। इसका कुछ भाग चट्टानी पदार्थों का बना होता है, कुछ भाग मीथेन, अमोनिया, CO2 एवं जल वाष्पों से बना होता है या दिखाई पड़ता है। आगे कहता है तारामंडल। चमकीले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की खोज हुई है। इसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। तो देखिए ये वाला सवाल तो अपने BPSC में ही पूछा गया है कि तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, तो 89। और अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा तो हाइड्रा। तो देखिए ये हम लोगों ने जो आज जो ज्योग्राफी में पढ़ा, इसमें कुल हम लोगों ने 16 से 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, रिवाइज किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।